हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे दो तीन चीज़ें रिक्वेस्ट है। एक तो आप काइंडली IAS 40 का वो लेक्चर अपलोड कर लो क्योंकि उसका मैंने नोट्स बनाना है, और IAS 38 का भी। यार एक काम, मैं कल जाऊंगा ना कॉलेज, ठीक है ना? जी जो रिवीजन वाले लेक्चर्स थे ना, वो रिवीजन वाले लेक्चर्स वो उन्होंने अपलोड नहीं किए। मैंने उनको बताया भी हुआ था लेकिन नहीं किया उन्होंने। अब मैं कल कॉलेज जाऊंगा, कल कॉलेज जाके खुद बैठ के वहाँ से अपलोड करवाऊंगा, ठीक है? तो कल मैं अलाउ करूँगा, ठीक है? क्योंकि उसके लिए जो है ना, मैं वैसे भी बता चुका हूँ, पता नहीं वो अपलोड नहीं कर रहे, क्या चक्कर है उसका। तो कल मैं कॉलेज जाके वहाँ बैठ के अपलोड करवा के फिर आप लोगों को अलाउ करूँगा, नहीं है? रिवीजन वाली जितने हैं, क्योंकि मैंने उस दिन भी किया था तो वो 17-18 तक आ रहे थे रिवीजन, ये पिछले पूरे वीक वाला नहीं आ रहा, तो वो मैं हाँ, उसको कल वो तो अपलोड हमने करा के देख फिर लिया। लोगों को अलाउ करा दूँगा, ठीक है? सर आप वैसे कोई टेस्ट वगैरह लेंगे जो स्टैंडर्ड जहाँ तक हमने किया कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, टेस्ट जो है असल में तुम लोगों का लेट आए हो ना, तो तुम लोगों का वैसे टेस्ट नंबर 1 एक था, तो वो वाला जो है अगर देना हुआ तो दे देना, वरना टेस्ट नंबर 2 तो अभी ड्यू हो जाएगा थोड़े दिनों तक। सर आप टेस्ट 1 अगर वो पोर्टल पे, तो फिर मैं वो करके तो आप काइंडली वो फिर चेक अलाउ कर। करवाना पड़ेगा, अगर सारे लोग एग्री हो जाएं तो किसी एक दिन मैं अलाउ करा दूंगा। मीन सैटरडे वाले दिन अगर कहते हो तो मैं सैटरडे को लेकिन वो अलाउ करवाऊंगा, या आजकल में कहते हो तो मॉर्निंग में किसी टाइम बैठ के दे देना। असल में सारों की क्लासें होती हैं, तो हाँ सर। क्योंकि वो क्लास टाइम पे नहीं लूँगा, वो आप लोग किसी और टाइम पे ले सकते हो। और स्पेयर टाइम में सर। सर आज चैप्टर 11 करना है। जी, चैप्टर 11 तो छोटा सा ही है, 11 के साथ 12 भी स्टार्ट हो जाएगा। सर चैप्टर 11 कौन सा है? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, हाँ वो उस पर मैं बार बार फंस जाता हूँ फॉरेन एक्सचेंज में। F9 पे भी सर है। वो चैप्टर 8 से 10 वो वो सैटरडे वाले दिन 2 घंटे की क्लास होगी ना, तो उसमें करेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 8 to 10 वो सैटरडे वाले दिन वो हाँ, करेंगे। वो सैटरडे पे रख लिया फिर। मीन सैटरडे को जिन लोगों ने अगर रिवीजन नहीं करनी होगी तो चलो वो सैटरडे वाले दिन जो है हम वो सिर्फ रिवीजन वाली क्लास कर लिया, ठीक है? चलिए सही। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। दैट इज योर चैप्टर नंबर 11, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन आप लोगों के पास IS 21 है, इसके लिए आप लोगों के पास दैट इज सर अस्सलाम वालेकुम सर, 5 मिनट वेट हो सकते हैं सर? दीदी क्या हुआ? 5 मिनट सर, एक ईमेल का रिप्लाई करना है बस। दीदी करो तुम, ये पहले पढ़ा नहीं था फॉरेन एक्सचेंज वाला तुमने? फॉरेन एक्सचेंज हमने स्टार्ट किया था। कर लो उतनी देर तक, मैं बस इनको फिलहाल सर ये वही दोबारा पढ़ा देना। इनिशियल ट्रांजैक्शन सर की थी अभी। वही मुझे भी याद नहीं है कि मैंने पूरा करवाया था कि नहीं करवाया था, तो इसलिए मैंने कहा चलो दोबारा कर, ठीक है ना? सर पूरा तो नहीं करवाया था, यहाँ पे सिर्फ इनिशियल ट्रांजैक्शन का एक जना लिखा हुआ था बस। चलें, सर आपने सेटल्ड और अनसेटल्ड बता दिया था, उसके बाद कुछ था? सेटल्ड और अनसेटल्ड वाला। हाँ, सेटल्ड अनसेटल्ड बता दिया था सर इसका यस वैसे सर, वहाँ आपका तक हो गया था। इसका वैसे रिकॉर्डिंग ऊपर पोर्टल पे मैंने कल चेक किया था IS 21। ठीक है सेटल। लेकिन चलो फिर भी जिन लोगों को नहीं है तो दोबारा से 10 मिनट का काम है, ये कौन सा ज़्यादा लंबा काम हाँ है? हम लोगों ने नहीं किया हुआ ना, जिन्होंने किया हुआ वो तो ठीक हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है। IS 28 आपके पास फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है, ठीक है? दैट इज़ जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज की वजह से जो करेंसी की जो मूवमेंट होती है, ठीक है? फॉरेन करेंसीज के अंदर अगर आप डील कर रहे होते हैं
तो उस सूरत में अगर आपने ट्रांजेक्शन की है तो उस सूरत में अगर आपकी फॉरेन करेंसीज में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, वैसे IAS 21 दैट इज चेंज इन फॉरेन करेंसीज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में अगर आपकी चेंजेस आ रही हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इफेक्ट शो करना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। इस स्टैंडर्ड का मेन पर्पस भी यही है कि फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट जो होती है फॉरेन करेंसीज के अंदर, क्योंकि ऐसा होता है जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, गुड्स खरीद रहे होते हैं, नॉर्मली बिजनेस उधार पे चीज़ें खरीद रहा है, बेच रहा होता है, तो जब आप खरीद रहे हैं और या बेच रहे हैं और उसके बाद जब पेमेंट की बारी आएगी तो इन दोनों डेट्स के ऊपर जो फॉरेन करेंसीज का रेट होगा वो डिफर करता है, ठीक है, और नॉर्मली वो डिफर करता है, थोड़ा बहुत चाहे करे या ज़्यादा करे, लेकिन डिफरेंस थोड़ा बहुत आपका ज़रूर आता है फॉरेन करेंसीज के अंदर। उसकी वजह से हमारी जो ट्रांजेक्शन हैं उनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ जाता है कि हम जो कैश रिसीव करेंगे या कैश पे करेंगे वो या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। कह रहा वो जो फॉरेन करेंसी की मूवमेंट की वजह से आपको प्रॉफिट या लॉस हो जाता है, भाई बता कुछ एक को फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान हो रहा होगा, ऐसे ही है ना। फॉरेन करेंसी का रेट अगर बढ़ जाएगा तो हो सकता है एक पार्टी जो है जिसने वसूल करने हैं उसको जो है फायदा हो जाएगा, जिसने पे करने हैं उसको नुकसान होगा। इसकी एग्जांपल सिंपल सी ले लो ना कि मैंने फॉर एग्जांपल आपको जो है वो $2 पे करने हैं या $10 पे करने हैं, तो $10 का अगर आज रेट जो है 160 है तो इसका मतलब मैंने आपको 1600 रुपये देने हैं। लेकिन अगर मैंने आपको कहा जी मैं आपको 30 दिन के बाद पेमेंट करूंगा, 30 दिन के बाद डॉलर का रेट 170 हो गया, तो अब इसका मतलब मुझे तो आपको 1700 पे करने पड़ जाएंगे, सही है, तो आपको वहाँ पे कुछ फायदा हो जाएगा, मुझे कुछ नुकसान हो जाएगा, ठीक है, जो फॉरेन करेंसीज की मूवमेंट की वजह से आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो प्रॉफिट और लॉस है इनको कैसे ट्रीट करना है, किन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर हमें ये गेन और लॉस रिपोर्ट करना है और किन के ऊपर नहीं करना, ठीक है, या हो और किस टाइम अगर पेमेंट ना की जा रही हो तो उस टाइम भी हमें उनको ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना है या नहीं करना है। तो ये स्टैंडर्ड आपका इन चीज़ों के साथ रिलेट करता है, ठीक है। स्टैंडर्ड के अंदर पहले तो स्टैंडर्ड में डिफाइन किया हूँ मैं रेट्स कि रेट क्या चीज़ होती है, मीन एक्सचेंज रेट क्या होते हैं। एक होता है आपका जो है स्पॉट रेट, ठीक है, स्पॉट रेट क्या चीज़ होती है, ठीक है, जो आपको उसी वक्त मिलता है सर, जो जब आप खरीदते हैं तो वही वाला रेट है उसका सर। इसको हिस्टोरिकल रेट या स्पॉट रेट का नाम देते हैं, ठीक है, हिस्टोरिक रेट और स्पॉट रेट। हिस्टोरिकल रेट नॉर्मली हिस्टोरिकल रेट तो उसे कहते हैं जब आपने चीज़ खरीदी थी उस टाइम जो रेट था। स्पॉट रेट उसको कहते हैं जिस टाइम आप उसको ट्रांजेक्शन अगर कर रहे होते हैं उस टाइम जो रेट है, लेकिन नॉर्मली इन दोनों को सेम में यूज करता है कि स्पॉट रेट मीन जो आज आपका रेट है वो आज का स्पॉट रेट है, अगर 20 दिन के बाद जो रेट होगा वो 20 दिन के बाद का स्पॉट रेट होगा, मीन एट द डेट, एट करंट डेट पे जो आपका रेट है वो आपका स्पॉट रेट कहलाता है, सही है। इसके अलावा दूसरा रेट जो है वो स्टैंडर्ड में डिफाइन करते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट जो है वो कहते हैं कि अगर आपका जो रेट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, रेट के अंदर फ्लक्चुएशन है, तो उस सूरत में हम पूरे साल का एक सिंगल रेट निकाल लेते हैं ताकि हमें बार बार मूवमेंट्स ना करनी पड़े, बार बार इंक्रीज और डिक्रीज को एडजस्ट ना करना पड़े, तो एक ही एवरेज रेट के ऊपर आप जो है वो एडजस्टमेंट करेंगे। और तीसरा रेट आपका क्लोजिंग रेट होता है। क्लोजिंग रेट कौन सा रेट है, जो कि साल के एंड पे होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस डेट पे रिपोर्ट हो रही होती है उस डेट पे जो आपका करंट स्पॉट रेट है, करंट स्पॉट रेट एट द रेट ऑफ डेट ऑफ ईयर एंड, वो स्पॉट रेट आपके लिए कौन सा रेट ट्रीट हो जाएगा, क्लोजिंग रेट। सर जो एवरेज रेट है ये हम मंथली वाला भी ले सकते हैं, सपोज अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन वगैरह मल्टीपल ट्रांजैक्शंस वगैरह की हैं या करनी है उसके लिए हम एवरेज रेट एक मंथली का हाँ, ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है ना कि बिजनेस एवरेज रेट कौन सा यूज करता है। स्टैंडर्ड कहता है कि अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं तो आप एवरेज रेट यूज मत करें। अगर सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स हैं, मीन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, मीन 10-15 1 रुपया बढ़ गया, 10 पैसे ऊपर नीचे हो गया, मीन सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स आ रही है ना, तो फिर आप एक एवरेज रेट लें। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट्स हैं फिर आप एवरेज रेट यूज ना करें। सही है। जैसे पाकिस्तान में वो पाउंड के साथ नहीं हाल हो रहा आजकल, मीन कि एक दिन 210 पे चला जाता है, फिर 204 पे आ जाता है, 203 पे चला जाता है, 200 पे आ जाता है, मीन डॉलर्स के साथ भी यही हो रहा है, 165 से 67 के बीच चल रहा है उस सूरत में। अच्छा, फॉरेन करेंसी के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए आपकी कौन सी करेंसी है, तो आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके लिए करेंसी कौन सी है, ठीक है। करेंसी हमारी कौन सी करेंसी है, जिस करेंसी में हम डील कर रहे हैं, ठीक है, उस करेंसी को क्या नाम देंगे आप, प्रेजेंटेशन, ठीक
ठीक है। प्रेजेंटेशन करेंसी तो वो होगी ना जिसके अंदर हम हम अपनी अपने फाइनेंशियल का स्टेटमेंट रिपोर्ट करेंगे। प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी कहलाती फंक्शनल करेंसी होगी सर वो। वही जो फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। है। फंक्शनल करेंसी होगी आपकी मेन। फंक्शनल करेंसी आपकी वो करेंसी है जिस करेंसी में आप डील कर रहे हैं। मेन करेंसी जिस कंट्री के अंदर आप डील कर रहे हैं तो उस कंट्री की जो मेन करेंसी है जिसकी वजह से उस कंट्री की जो चीज़ें इफेक्ट हो रही होती हैं वो सारी की सारी आपके लिए फंक्शनल करेंसी कहलाती है। जैसे पाकिस्तान में पाक रुपया है तो हमारी पाक रुपी फंक्शनल करेंसी है जिसके अंदर हम लेबर को पेमेंट करेंगे, जिसके अंदर हम अपना रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, पे कर सकते हैं, या हम ट्रांजेक्शन अपनी बुक्स में जिसमें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो हमारे लिए हमारी फंक्शनल करेंसी रिपोर्ट होती है। प्रेजेंटेशन करेंसी वो होती है जिसके अंदर फंक्शनल करेंसी क्या होता है जिसमें हम खुद डील करते हैं? लोकल करेंसी। लोकल करेंसी जो आपकी है वो आपकी फंक्शनल करेंसी कहलाएगी। ठीक हो गया सर। नॉर्मली इसको ऐसे लिया जाता है ना कि जैसे लेबर है, मेन एलिमेंट आपका लेबर है तो लेबर को मुझे पाक रुपये में पेमेंट करनी है, मैं डॉलर्स में पेमेंट नहीं करूंगा उसको। जी तो सर। मेरे लिए मेरी फंक्शनल करेंसी भी पाक रुपये है, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन करेंसी वो है जिसके अंदर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कंपनी अगर वो आपकी कंट्री में आके ऑपरेट कर रही होगी, अगर उसका हेड ऑफिस वगैरह बाहर होगा तो उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी डॉलर होगी। वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉलर में प्रेजेंट करेगी, फिर उसको बाद में फंक्शनल करेंसी के अंदर ट्रांसलेट करके बता रहे होंगे कि ये इस तरीके से हो रही है। सही है प्रेजेंटेशन करेंसी आपकी। लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर क्या होता है कि आपकी फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी सेम होती है, ऐसे ही है ना, नॉर्मली सेम होती है नॉर्मली। मतलब तो फंक्शनल सर करेंसी कभी जैसे हम सब लोग किस करेंसी की बात हो, मतलब हेड ऑफिस वाला जो आप एग्जांपल दे या रहे फिर थे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूँ ना कि आपके पास यहाँ पे एक कंपनी आपकी कंट्री में आके अगर ऑपरेट कर रही है, कौन सी कंपनी की एग्जांपल ले लें इसमें? सर बेस्ट वे के ले लें। जो टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं सर उनके पास बड़े क्लाइंट्स हाँ, होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं। तो वो डिफरेंट अब एक तो सर कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हैं, उसके उस कंट्री के लिए भी उन्होंने अकाउंट्स बनाने होते हैं उसी करेंसी में। फिर उसने अपने मुल्क में भी स्टेटमेंट जमा करनी होती हैं, जमा तो वो करनी होती अपने है। फिर उसको चेंज। तो जो उस कंट्री के अंदर जो बनाएंगे वो उस कंट्री की प्रेजेंटेशन करेंसी है। लेकिन अपनी कंट्री जो मेन हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस की मेन करेंसी कौन सी होगी? जिस कंट्री में वो डील कर रहा होता है, ठीक है। जिस कंट्री में वो बैठा हुआ है, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन करेंसी मेन वो होती है। ठीक है। कंसोलिडेशन के केस में ये इशू आता है ना कि बाहर की किसी कंपनी ने आके यहाँ पे किसी कंट्री की, यहाँ की किसी कंपनी को बाय कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ की कंपनी को जब बाय करते हैं तो डील तो वो फंक्शनल करेंसी में कर रहे होंगे सारा का सारा, ठीक है ना। लेकिन जब वो प्रेजेंटेशन करेंगे तो यहाँ पे अपनी जो उसकी यहाँ की कंपनी है या वो उसके लिए तो प्रेजेंटेशन करेंसी ही है। लेकिन जो मेन कंपनी है वो इस कंट्री की प्रेजेंटेशन करेंसी में अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं करेगा। वो जो कंसोलिडेशन करेगा वो कंसोलिडेशन किस करेंसी में करेगा? अपनी करेंसी के अंदर। पेरेंट कंपनी जो होगी जिसने इस कंपनी को खरीदा होगा, ठीक है ना। जैसे जोंग की एग्जांपल ले लो ना, कि जोंग की अगर बात करें तो जोंग या टेलीनॉर की बात कर लो। टेलीनॉर, अब टेलीनॉर यहाँ पे आगे अगर ऑपरेट कर रही है तो यहाँ पे किसी कंपनी को बाय करके उन्होंने जो है, जैसे वो पार्कल था, पार्कल या पता नहीं कौन सी कंपनी थी जिसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, तो अब यहाँ की प्रेजेंटेशन करनी पाक रुपया है। लेकिन टेलीनॉर ने क्या करना है कि टेलीनॉर इज द पेरेंट कंपनी जिसने यहाँ की कंपनी को अपने साथ मर्ज करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट करनी है। तो वो पाकिस्तान रुपीस के अंदर मर्ज नहीं करेंगे, वो मर्ज किस में करेंगे? अपने उसके अंदर, जो उनकी अपनी नॉर्वे की करेंसी हो, सही है। तो उनके लिए प्रेजेंटेशन करेंसी जो है वो नॉर्वे की करेंसी बन जाएगी। जिस तरह से जोंग है वो एक चाइनीज कंपनी है। हाँ, ऐसे ही है सेम, कि वो पाकटेल मेथड में पता नहीं कौन सी कंपनी थी जिन्होंने टेक ओवर किया था, तो पहले उसके लिए पाकटेल था, फिर वारिद हो गया, फिर वारिद के बाद उन्होंने वो ले लिया जैज ने। इसी तरह चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें आप लोगों के पास जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स को हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फॉरेन करेंसीज में अगर आप डील कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसीज में डील करने के लिए आपके पास जो ट्रांजेक्शन है, सबसे पहले तो वही इनिशियल ट्रांजेक्शन्स को आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सबसे पहले जब जो आपकी इनिशियल ट्रांजेक्शन, इनिशियल ट्रांजेक्शन का मतलब है जिस टाइम आप चीज़ें खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन लेंगे वो फॉरेन ट्रांजेक्शन लेंगे, हम किससे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बाहर की किसी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, डीलिंग्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल ट्रांजेक्शन जब आप करेंगे तो इनिशियल ट्रांजेक्शन में आप क्या करेंगे, आप उसको ट्रांसलेट करेंगे एट स्पॉट रेट, ठीक है ना। जिस रेट पे आपने ट्रांजेक्शन किया उस ट्रांजेक्शन के रेट के ऊपर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे इनटू योर स्पॉट रेट इन योर फंक्शनल करेंसी। हम अपनी फंक्शनल करेंसी के अंदर इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। फंक्शनल करेंसी में उस ट्रांजैक्शन को ट्रांसलेट करके फिर अपने पास हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर हम उसे अपने पास क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इनिशियली, ठीक है। इसका मतलब इनिशियल रिकॉर्डिंग किस कीमत के ऊपर होगी, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, ऐसे ही है। यस, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही होगी ना। तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारे लिए कौन सी होगी कि स्पॉट रेट एट द डेट, जिस डेट पे आपने इनिशियल ट्रांजैक्शन अकर हुई उस डेट पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है उस पे आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल दोनों के पॉइंट से बता देता हूँ। परचेजर है तो परचेजर जो है जब चीज़ें खरीदेगा तो इनिशियली वो क्या करेगा, परचेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देगा, वो लिखेगा परचेज को डेबिट करेगा, ठीक है, और अपना क्रेडिटर्स पेएबल्स को क्रेडिट कर देगा, ठीक है ना। यदि मैंने इसको इतने पैसे पे करने हैं तो जो भी आपकी करेंसी और दूसरी करेंसी का एक्सचेंज रेट होगा उस करेंसी में आपसे ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड कर देंगे। इसी तरह सेलर क्या करेगा, सेलर सेल्स की एंट्री पास कर लेगा, वो लिखेगा रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। लेकिन ट्रांसलेट दोनों तो नहीं करेंगे, ये दोनों ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेशन दोनों करेंगे क्या? नहीं सर, परचेज एक ही होगा सर ट्रांसलेट, मतलब एक ही वो जो ट्रांसलेटर परचेज होगा है ना। मैं भी परचेजर मैं भी सेलर, डिपेंड करता है कि आपने जो पेमेंट जो ट्रांजैक्शन जो है उसकी वैल्यू अपनी करेंसी में ली है या सेलर की करेंसी में ली है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सेलर आपको कहता है कि मैं चीज़ें बेच रहा हूँ, पाकिस्तान में तो नॉर्मली जो ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डॉलर में है। इसका मतलब मैं बाहर से किसी से अगर चीज़ खरीदता हूँ या उसको बेचता हूँ तो मैं तो डॉलर में बेचता हूँ उसको, ऐसे ही है ना। अब इस केस में मैं सेलर हूँ, फॉर यानी एग्जांपल कि मैंने एक्सपोर्ट। बाहर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैंने सेलर को चीज़ बेचनी है, मैं उसे कहूँगा कि इस चीज़ की प्राइस जो है वो $1000 है, $1000 में मैं उसको बेच रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं तो सेल कर रहा हूँ, लेकिन मैं $1000 में सेल कर रहा हूँ, तो क्या मैं डॉलर में रिकॉर्ड करूँ? नहीं, जो परचेजर है वो डॉलर में रिकॉर्ड कर रहा है क्योंकि वो बाहर बैठा हुआ है, उसके लिए डॉलर में परचेज है। मेरे जो डॉलर की सेल है मैं उस डॉलर की सेल को आज का जो मेरा एक्सचेंज रेट है उस पर कन्वर्ट करूंगा। आज मेरा 1 रुपये अगर 160 रुपये के बराबर है तो इसका मतलब 1000 इंटू 160 मेरे पास 1,60,000 जो है आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आज की जो मैं सेल रिकॉर्ड करूंगा, मैं यहाँ सेल रिकॉर्ड कर दूंगा 1,60,000। इसी तरह अगर मैं चीज़ें खरीद रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, जब मैं परचेज कर रहा हूँ तो इम्पोर्टर मुझे कहता है कि मैं आपको ये चीज़ें जो है वो $1000 में बेचता हूँ, तब इसका मतलब वो 1000 में रिकॉर्ड करेगा क्योंकि उसके पास उसकी फंक्शनल करेंसी अब 1000 है, लेकिन मेरी करेंसी अब जो है वो ₹5 तो अब मैं यहाँ रिकॉर्ड करूंगा कि मैंने परचेज 1,60,000 में किया है। तो ये चीज़ हमेशा ख्याल रखनी है, पहले डिसाइड करके नहीं बैठ जाना कि परचेजर ने ही हमेशा ट्रांसलेट करना है, सेलर ने ट्रांसलेट नहीं करना। आप लोगों ने फंक्शनल करेंसी आइडेंटिफाई करनी है कि किसके पास किस फंक्शनल करेंसी है, इसकी फंक्शनल करेंसी में ट्रांजैक्शन हो रही है या इसकी फंक्शनल करेंसी में ट्रांजैक्शन हो रही है। तो जिसकी फंक्शनल करेंसी में ट्रांजैक्शन होगी वो तो अपने पास उसी कीमत पर रिकॉर्ड करेगा, हम उसे ट्रांसलेट करेंगे अपने पास आइदर एज अ परचेजर और आइदर एज अ सेलर, ठीक है। यहाँ तक ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद ये तो आपकी इनिशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। इनिशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद फिर जो कहानी आती है वो आती है आपके पास कि आइदर पेमेंट हो गई है या नहीं। फिर आप देखते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन सेटल्ड है या नहीं, ठीक है। उसमें फिर आती है सेटल्ड ट्रांजैक्शन और अनसेटल्ड। फिर हम इनको इन दो हिस्सों में ट्रांसलेट करते हैं। सर वैसे हम फंक्शनल करेंसी में क्यों ट्रांसलेट करते हैं जब हमने उसको प्रेजेंट तो प्रेजेंटेशन वाली पे करना होता है? प्रेजेंट हम नॉर्मली अपनी करेंसी में ही करेंगे ना, वो तो हमने अपनी करेंसी में करना है। अगर हमारा जो पेरेंट कंपनी है वो दूसरी कंट्री में बैठा होगा तो फिर वो उसको दोबारा अपनी करेंसी के अंदर ट्रांसलेट करेगा। सही, ठीक है। ये अभी मेरे ख्याल में जब तुम लोग आगे जाओगे ना SPR में, वहाँ पे ये कहानी देगा
वहाँ पे वो कहेगा जैसे मैं पाक रुपये में बैठा हूँ ना, ठीक है, अभी जो मैंने एग्जांपल दी, मैं पाक रुपये में ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, खरीद रहा हूँ मैं डॉलर में, ठीक है, तो मैं डॉलर की ट्रांजैक्शन को पहले पाक रुपये में ट्रांसलेट करूंगा। अब मेरी पेरेंट कंपनी चाइना में बैठी है, तो वो पेरेंट कंपनी मेरे पाक रुपये को फिर कन्वर्ट करेगी अपनी चाइनीज करेंसी के अंदर। इसका मतलब एक करेंसी में डील नहीं हो रहा, डॉलर को पहले पाक रुपये में कन्वर्ट किया, मेरे पाक रुपये को उसने चाइनीज रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, चाइनीज करेंसी के अंदर। मतलब हमने उसको रुपीस ही भेजने, वो अब आगे से खुद करता रहेगा। हाँ जी, वो खुद उसको ट्रांसलेट करेगा अपनी करेंसी के अंदर, ठीक है ना। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनी हमारी पाक रुपये के अंदर है ना, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डॉलर या चाइनीज रुपीस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, चाइनीज करेंसी के अंदर, ठीक है। अच्छा, सेटल ट्रांजैक्शन क्या है? सेटलमेंट का मतलब सर, जी सर लेट्स सपोज अभी एक कंपनी ने ऑफिस रेंट पे लिया है और उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो बाहर से हेड ऑफिस कर रहा है, ठीक है। अब जब पाकिस्तान में उन्होंने रेंट की पेमेंट करनी है, कोई और करेंसी डॉलर्स भेज रहे हैं, तो वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसके ऊपर आती है वो भी उस रेंट में ही हम इंक्लूड समझेंगे उसको। वो इसमें तो ये टोटल हमारी कॉस्ट बनी है, यानी उसको सेपरेट किया जाएगा उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, फिर एक्सचेंज गेन में लॉस डालेंगे। तुम अपनी एग्जांपल मैं ले अपनी लो, एग्जांपल जैसे तुमने अपनी एग्जांपल ले सकते हैं ना, जैसे तुमने ACCA को पेमेंट कर दी है पाउंड में, सही है ना, एक पाउंड अगर 207 रुपए का है, लेकिन तुम्हें पड़ते हैं 220 रुपए, ऐसे ही है ना, वो कन्वर्जन के ऊपर और कुछ विद होल्डिंग टैक्स डाल डूल के तुम्हें 220 रुपए पड़ेगा, तो तुम अपने पास उसे 220 पे रिकॉर्ड करो। डन डन। सेटल ट्रांजैक्शन जो है, सेटलमेंट का मतलब क्या है कि हमने जो फॉरेन करेंसीज में डीलिंग की थी, अब उसको आपने पेमेंट कर दी या पेमेंट रिसीव होगी। सेटल ट्रांजैक्शन का मतलब यह है कि पेमेंट इज रिसीव्ड और पेड, मीन आपकी ट्रांजैक्शन सेटल होगी। अनसेटल का मतलब है ईयर एंड पे आपके पास बैलेंस में आ रहा है, अभी तक हमने हाफ पेमेंट किया या कुछ अमाउंट बैलेंस आपका रिमेनिंग है, ठीक है। तो अगर आपके पास अनसेटल्ड है ईयर एंड पे, तो उस सूरत में हमने उसको कैसे एडजस्ट करना है, सेटल्ड के टाइम उसको कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। एक चीज दोनों केसेस में आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि चाहे आपकी सेटल या अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन है, सेटल और अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन के चक्कर में हमेशा हम अपने जो मॉनेटरी आइटम्स, ठीक है, मॉनेटरी आइटम्स जो है शुड बी एडजस्टेड, इनको एडजस्ट करें, शुड बी adjusted at spot rate। अब यहाँ at the time of settlement जो spot rate है वो अगर unsettled है तो इसका जो साल के एंड पे आपका क्लोजिंग रेट है, ठीक है। इन सेटल्ड ट्रांजैक्शन को हम spot rate के ऊपर, अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन को हम किसके ऊपर लेंगे, क्लोजिंग रेट, स्पॉट रेट ही ना, मीन उस दिन जो रेट है आपका मार्केट में वाला रेट। लेकिन कौन से आइटम लेने हैं, सिर्फ मॉनेटरी आइटम, ठीक है। नॉन मॉनेटरी आइटम्स आपने एडजस्ट नहीं करने, इनको हम एडजस्ट नहीं करेंगे। एडजस्ट ना करने का मतलब, इसका मतलब क्या है कि नॉन मॉनेटरी आइटम्स ये हैं, ये क्या होंगे, रिपोर्टेड, इनको हम कौन सी वैल्यू पर रिपोर्ट करें, जो भी रूल है आपका, रूल का मतलब कॉस्ट मॉडल या वैल्यूएशन मॉडल, जो भी आप मॉडल यूज करें उसी मॉडल के तहत रिपोर्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, नॉर्मली कॉस्ट मॉडल होता है, ठीक है, तो आप कॉस्ट मॉडल भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि दे कैन बी अकॉर्डिंग टू कॉस्ट मॉडल, दे कैन बी, अगर जैसे इन्वेंट्री थी तो इन्वेंट्री तो कॉस्ट और NRV के ऊपर आती है, IS2 के तहत आती है, उसमें भी आप कॉस्ट मॉडल नहीं लिख सकते, इसका मतलब उनको हम रिपोर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट स्टैंडर्ड, ठीक है ना, जो भी आपका रेलेवेंट स्टैंडर्ड आता है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप उनको रिपोर्ट करेंगे, लेकिन इनको रीस्टेट नहीं करेंगे इनकी वैल्यू, ठीक है। इसलिए मैंने रेलेवेंट स्टैंडर्ड इसलिए लिख दिया क्योंकि इन्वेंट्री के लिए आपके पास IS2 है, कॉस्ट और NRV तौर पे रिपोर्ट करना है,
अगर आपका एसेट है, कोई नॉन करेंट एसेट है, तो वो कॉस्ट मॉडल है या आपका वैल्यूएशन मॉडल है, या अगर वो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टाइप कोई चीज़ है आपकी, ठीक है, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई होगा, जो भी चीज़ है जिस स्टैंडर्ड के अंदर वो आपका नॉन मॉनेटरी आइटम रिपोर्ट हो रहा है, उसी रेलिवेंट स्टैंडर्ड के तहत उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी आइटम को हम अपनी फॉरेन करेंसी के रेट के ऊपर एडजस्ट करेंगे। अब मॉनेटरी आइटम कौन से हैं आपके यहाँ पे? रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, ठीक है, जो हमारे रिसीवेबल्स और पेएबल्स हैं उनको हमने एडजस्ट करना है। मिटा दूं यार, ये दोनों पॉइंट लिख लिए हैं? जी सर। अब सर नॉन मॉनेटरी आइटम्स कौन से होंगे जो हम एडजस्ट नहीं करेंगे? इन्वेंट्री, नॉन करंट एसेट्स, जितने आपके इन्वेंट्री एंड नॉन करंट एसेट्स सारे नॉन मॉनेटरी आइटम्स होते हैं ना। नॉन मॉनेटरी का मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ठीक है, उनकी वैल्यूज जो हैं वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू फिक्स नहीं होती, कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू जिसे हम कह रहे होते हैं ना, कि कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स वैसे भी सर हमारी फंक्शनल करेंसी पे ही आएंगे ना सर? अगर सपोज हाँ, वो तो आपने खरीद लिया ना, अब जिस टाइम खरीदा है, जितने का खरीदा आप उसी कीमत पे रहेगा। अब फ्यूचर में उसका फॉरेन करेंसी के साथ कोई कंसर्न नहीं है। मीन जैसे मैंने मशीन अगर जो है सपोज आज 10 लाख की खरीद ली है ना, तो आज मुझे वो 10 लाख की पड़ी, मैंने 10 लाख में खरीद ली, अब मेरे लिए उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख है। अब महीने बाद चाहे डॉलर का रेट बढ़ जाए, कम हो जाए, जो मर्जी हो, मेरे लिए उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख है। वो ऑटोमेटिकली स्पॉट रेट पे चला जाता है? नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा, वो जिस टाइम खरीदा था बस उसी टाइम। अब फ्यूचर में चाहे मुझे पेमेंट ज्यादा करनी पड़ी है, कम करनी पड़ी है, वो क्यों करनी पड़ रही है? अगर आप उसी दिन पेमेंट कर देते तो पेमेंट आपका जो है कोई चेंज ना होता, लेकिन क्योंकि आपने क्रेडिट पीरियड रखा हुआ है उसके अंदर, तो इस वजह से आपकी फ्लक्चुएशन आ रही है, तो वो तो फिर अब आपको बेयर करना पड़ेगा। उसकी वजह से एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी वजह से इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? पेमेंट के ऊपर। हमने जो पेमेंट करनी है वो आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होगी, ठीक है। अब सर आपने सेटल्ड के नीचे लिखवाया था convert the amount into the functional currency at the spot rate at the date of settlement. फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना है बेसिकली, ये लिखवाया था। फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना, मॉनेटरी आइटम दोनों में करना है। मॉनेटरी आइटम को सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें स्पॉट रेट के ऊपर करेंगे, इसके ऊपर इसमें क्लोजिंग रेट के ऊपर करेंगे एडजस्ट। है वही स्पॉट रेट ही, वही मैंने आपको है स्पॉट रेट ही, सिर्फ ये है कि ये डेट ऑफ पेमेंट पे जो स्पॉट रेट है ये साल के एंड का स्पॉट रेट है। वो क्लासिफिकेशन करने के लिए हम बस कह देते हैं कि ये स्पॉट रेट है और वो क्लोजिंग रेट है। अच्छा, अब एडजस्टमेंट कैसे होगी? जब सेटल ट्रांजेक्शन है, सेटलमेंट जब आप करेंगे, सपोज अगर आपने पेमेंट करनी है, तो जब आप पेमेंट करेंगे तो आप पेबल्स आपके डिक्रीज कर जाएंगे, पेबल्स का आप डेबिट करेंगे, सही है। पेबल्स आपने टोटल जितने पे रिपोर्ट किया, पहली एंट्री में इनिशियल जो वैल्यू थी, यहाँ पे आप वही इनिशियल रिकॉर्ड करेंगे, या जितनी आप पेमेंट करेंगे। पार्शियल पेमेंट करें तो फिर आपने ये ख्याल रखना है कि मैं पार्शियल पेमेंट कितनी कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है, मेरे पे फर्ज नहीं है कि मैंने अगर 5 लाख की चीज़ें खरीदी हैं तो मैं 5 लाख का 5 लाख ही पे करूँगा उसको। हो सकता है आप 2 लाख पे कर रहे हो, तो फिर आपने देखना कि 2 लाख जो है उसकी वैल्यू कितनी है, और क्रेडिट करेंगे आप अपना वही कैश को, ठीक है। मेन आप पेमेंट कितने करें, और कैश जो पेमेंट आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे कि जितनी आपकी पेमेंट थी आपकी लोकल करेंसी की, उसको आप कन्वर्ट करेंगे एट स्पॉट रेट, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैश कितना पे करें, ठीक है ना। मीन जो आपकी फॉरेन करेंसी है, मीन हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी को इनटू फॉरेन करेंसी, सॉरी कन्वर्ट इनटू फंक्शनल, लेकिन इनिशियल वैल्यू फंक्शनल करेंसी, पेमेंट तो मैं फंक्शनल करेंसी में कर रहा हूँ, ठीक है। तो फंक्शनल करेंसी के अंदर मैं पेमेंट रिकॉर्ड करूंगा कि कितनी मैंने पेमेंट की है, ठीक है। जैसे $1000 है ना, मैंने एग्जांपल दी थी, $1000 की मैंने पेमेंट की है, तो इनिशियली $1000 मेरा 160 का था, तो यहाँ पे इसका मतलब मैंने अपनी लायबिलिटी बुक की थी 1,60,000, लेकिन जिस डेट पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो पेमेंट डेट के ऊपर जो स्पॉट रेट होगा, आपने करेंसी को स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करना है। सपोज अगर वो 170 आ गया, तो
$1,000 इंटू 170 इसका मतलब मुझे 1,70,000 पे करना पड़ेगा। तो जो डिफरेंस आएगा आपके पास डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है। अगर आपके पास सारी बात है, अगर ट्रांसलेशन के टाइम हमने पेमेंट ज़्यादा की है तो उस सूरत में ज़्यादा किया तो देयर विल बी अ लॉस, उसे हम नाम देंगे फॉरेन एक्सचेंज लॉस। फॉरेन एक्सचेंज लॉस के नाम से हम इसे डेबिट करें। लेकिन अगर पेमेंट कम करनी पड़ गई, अगर एक्सचेंज रेट कम हो गया 160 से 155 पे आ गया तो इसका मतलब हम मुझे 1,55,000 पे करने पड़ेंगे, 5,000 मेरे बच जाएंगे, तो उसे मैं नाम दूंगा फॉरेन एक्सचेंज गेन। सर ये आप एट सेटलमेंट की एंट्री बता रहे हैं ना, एट सेटलमेंट। एट सेटलमेंट सारी बात है, सेटलमेंट का मतलब कैश पे हो रहा है ना, तो कैश पे हो रहा है इसका मतलब सेटलमेंट है। ठीक है, सेम केस इज फॉर रिसीवेबल। अगर हमने कैश रिसीव किया होगा तो एंट्री उलट जाएगी, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। तो आप देखेंगे रिसीवेबल कितने पे रिकॉर्ड किया था, कैश मुझे कितना मिल रहा है, ठीक है, और जो डिफरेंस होगा आपके पास वही अगेन आपका गेन और लॉस हो जाएगा। ठीक है, वो एंट्री आप खुद लिख लें, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, तो डिफरेंस आपका वही है गेन और लॉस। और गेन और लॉस कहाँ पे रिपोर्ट होना है, एसपीएल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फॉरेन एक्सचेंज के गेन और लॉस हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएंगे। ठीक है जी, अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन की तरफ आऊं। यस। ठीक है, अनसेटल्ड ट्रांजैक्शंस क्या हैं, जो साल के एंड पे हैं। ठीक है, साल के एंड पे अगर अभी तक हमने पेमेंट नहीं की तो बैलेंसेस आर स्टिल ड्यू, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन। इसके लिए हमें एडजस्टमेंट करेंगे। अनसेटल्ड ट्रांजैक्शंस की हमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। अब इनकी हम सिर्फ एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट किस में करेंगे, अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन की, फिर वही मॉनेटरी आइटम्स के ऊपर, और मॉनेटरी क्या है, रिसीवेबल और पेएबल। अनसेटल के केस में आप देखेंगे कि आपके रिसीवेबल्स हैं कितने हैं और पेएबल्स की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इसकी मूवमेंट रिपोर्ट करेंगे, रिसीवेबल और पेएबल। एडजस्टमेंट करेंगे रिसीवेबल्स और पेएबल में। आप लोग ये चेक करेंगे कि आप अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर एट द ईयर एंड व्हाट इज योर स्पॉट रेट, स्पॉट रेट इंक्रीज और डिक्रीज। तो हम सिर्फ वो मूवमेंट रिपोर्ट करेंगे, जितने से स्पॉट रेट बढ़ गया या कम हो गया। अगर आपका स्पॉट रेट बढ़ गया तो पेएबल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोबारा पूछें सर इसमें क्लोजिंग ये एक चीज है ना यार, तो उस दिन का वो स्पॉट रेट होगा ना, साल के एंड का, इसलिए लिखना स्पॉट रेट ऑफ क्लोजिंग रेट इंक्रीज। ठीक है, अगर ये आपका एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो इसका मतलब मुझे सर महंगाई फिर ज्यादा होगा, पेमेंट ज्यादा करनी है, तो इसके वजह से मेरे पेएबल बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, पेएबल विल इंक्रीज। तो पेएबल जब बढ़ेंगे तो मुझे फायदा होगा नुकसान होगा, सर नुकसान है क्योंकि हमने ज्यादा देना है। इसका मतलब इसको मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, रिकॉर्ड ही होगा फॉरेन एक्सचेंज लॉस के, इसको डेबिट कर देंगे और पेएबल्स को आप क्रेडिट कर देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट के साथ, इंक्रीज के साथ। जितना इंक्रीज आएगा सिर्फ वो वाली वैल्यू आपने रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, उतने से हम अपने पेएबल बढ़ा देंगे। फुल पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो हमारे एक्स्ट्रा पेमेंट है सिर्फ वही। 1,60,000 तो मैंने पहले पेएबल में लिखा हुआ ना जी, मेरे पेएबल तो 160 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, अभी तो मैंने उनको पेमेंट नहीं की, लेकिन साल के एंड पे मेरा एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो मैं रिकॉर्ड करूंगा कि भाई 10,000 से मेरे डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, इसका मतलब 10,000 मुझे मेरे पेएबल मजीद बढ़ गए हैं, तो ये 10,000 मेरा लॉस होगा। 10,000 मैं पेएबल के नाम से रिकॉर्ड करूंगा, तो पेएबल में 160 और 10 टोटल 1,70,000 पेएबल में मेरा आ जाएगा। सही है, अच्छा। रिसीवेबल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपके रिसीवेबल है
क्लोजिंग डेट अगर आईएन इंक्रीज के लिए लिखा है सर आपने? क्या चीज? इंक्रीज सर ये इंक्रीज इसका मतलब ये इसलिए लिख रहा हूँ कि सिर्फ मूवमेंट रिकॉर्ड करें। अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर हम सिर्फ मूवमेंट रिकॉर्ड करेंगे, सारी वैल्यू नहीं लिखनी। सिर्फ हम देखेंगे कितने से वो बढ़ गए हैं या कम हो गए। अगर आपके रिसीवेबल्स बढ़ गए फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर मेरे रिसीवेबल बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब फायदा है। ऐसे ही ना, रिसीवेबल इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है? डेबिट होते हैं। रिसीवेबल्स को मैं डेबिट कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने एक बंदे से 160 लेने थे, अब मैंने उससे 170 लेने हैं, इसका मतलब 10 का मुझे फायदा हो गया। तो इसको मैं यहाँ इंपोर्ट कर दूंगा बाय द नेम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गेन। ये मेरा फॉरेन एक्सचेंज गेन है। लेकिन अगेन यहाँ पे भी हमने सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज रिपोर्ट है, क्योंकि रिसीवेबल में तो ऑलरेडी मैंने पहली वैल्यू लिखी हुई है। सिर्फ जितने से मेरे रिसीवेबल बढ़े हैं उतने की मैं डबल एंट्री पास करूंगा, एडजस्टमेंट करूंगा, सिर्फ उसके एडजस्टमेंट करूंगा, ठीक है। एडजस्टमेंट करने से मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे रिसीवेबल और पेएबल्स मेरे करंट एक्सचेंज रेट के ऊपर रिपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर डिक्रीज हो जाए तो ऑटोमेटिकली एंट्री उधर जाएगी। डिक्रीज के केस में पेएबल में आपको फायदा हो जाएगा, लेकिन रिसीवेबल के केस में आपको नुकसान हो जाएगा। सर नॉर्मली जो इनिशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं कंपनी सेटल पे जाती है या अनसेटल पे जाती है? क्योंकि अनसेटल तो मुझे मतलब वो ज़्यादा वो स्पेशली लग रहा है जितने भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। नहीं, अनसेटल्ड है सार्केंड में। क्रेडिट नहीं पीरियड नॉर्मली कंपनी ज़्यादातर सेटल्ड यूज़ करती है या अनसेटल्ड यूज़ करती है? ये उसकी तो मर्जी पे है ही नहीं ना। देखो मैंने अगर मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में, सही है, तो मुझे चीज़ों की जरूरत पड़ गई अगर दिसंबर की 10 तारीख को, अब मैं क्या करूँ? मैंने सप्लायर्स ने मुझे क्रेडिट पीरियड अगर देना 3 महीने का, तो मेरे लिए तो अब अनसेटल्ड ही होगा, क्योंकि दिसंबर की 10 पे मैं चीज़ें खरीदूंगा, पेमेंट जाके मेरी ड्यू होगी फेब में जाके कहीं पे, तो इसका मतलब मुझे दिसंबर की 31 पे तो उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने चीज़ें खरीदी थी मार्च में, अब पेमेंट मैं उसको करता हूँ जुलाई में या अगस्त में, तो ये तो सेटल्ड ट्रांजैक्शन है। ईयर मेरा दिसंबर में जाके एंड होना था, तो ये मेरे इख्तियार में नहीं है। हाँ, मेरे इख्तियार में तब आ सकता है कि मुझे उसके ऊपर उसने कोई कैश डिस्काउंट ऑफर किए हो या कोई इस तरह की सिनारियो हो, तो फिर मैं उसके ऊपर जाके उसको ड्यू डेट ईयर एंड होने से पहले पेमेंट करूँ। लेकिन बिजनेस भी यही चेक कर रहा होता है कि यार मैं इसे अगर ड्यू डेट से पहले पेमेंट करूँगा फायदा तब होगा, या मैं इसको ड्यू डेट पे जाके पेमेंट कर दूंगा तो तब मुझे फायदा होगा। फ्यूचर में एक्सचेंज रेट बढ़ेगा कम होगा, ये सारा कुछ देखने के बाद बिजनेस वाइज के ऊपर जो है वो काम करें। बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड होता है। आपसे शायद वो होलसेल या बंदा इंपोर्ट करवा के तो आगे पहले चीजें बेच के तो तब पैसे देगा, जिस तरह कैश एंड कैरी होते हैं। हाँ जी, इसकी एक और एग्जांपल जैसे अभी मैंने दी थी तुम लोगों की, तुम लोगों ने जो है वो पेपर देना है, तो पेपर की फीस जो है तुम लोगों की 20 जुलाई है, 27 जुलाई है, 26 जुलाई है, 27 जुलाई से 27 जुलाई, 27 जुलाई, ठीक है। तो अब 27 जुलाई को तुम लोगों ने फीस जमा करानी है, तो तुम लोगों को अगर मैं कहूँगा जी 27 जुलाई को जो है मैं देख रहा हूँ कि पाउंड का रेट जो है 27 जुलाई को जो है वो हो जाएगा 190 रुपये, 190। तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग 27 जुलाई का वेट करना शुरू कर दोगे कि चलो 27 जुलाई पे ही सेटलमेंट करें। लेकिन अगर तुम लोगों को कोई बंदा ये बता दे भाई पाउंड का रेट जो है 27 जुलाई तक जो है पाउंड का रेट आप लोगों का जो है वो 250 पे चला जाना है, 240 पे चला जाना है या 220 पे चला जाना है, तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग आज ही कोशिश करोगे कि यार अभी पेमेंट कर दूं ताकि जो है मुझे फायदा तो हो, मीन फ्यूचर में पाउंड कम महंगा हो जाएगा, जिसका मतलब मुझे नुकसान। सही है बात फॉलो की? तो बिजनेस भी इसी के ऊपर आ रहा होता है। बिजनेस भी ये देखता है कि भाई मैं सेटलमेंट कर लूँ तो मुझे फायदा होगा या नुकसान, आज सेटलमेंट कर लूँ या फ्यूचर में सेटलमेंट कर लूँ। ठीक हो क्लियर? चलें, अच्छा जी, ये तो थी आपके पास IAS 21, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। नॉन मॉनेटरी आइटम्स के लिए मैंने आपको बता दिया, नॉन मॉनेटरी आइटम्स के लिए आप रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे, जैसे अगर आप जरूरी नहीं परचेज की हो, एक्सचेंज
कैलकुलेट करने का बता दे। मैं हमेशा इस चीज में कंफ्यूज होता हूँ कि किसी से कैलकुलेट मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है? हाँ, मुझे इस चीज पे हमेशा कंफ्यूजन आ जाता है सर। तो वो आप क्वेश्चन में देखा करो ना कि क्वेश्चन में एक्सचेंज रेट क्या है। क्वेश्चन में देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि एक्सचेंज रेट में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, $1 इज इक्वल टू 160 पाक रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब डॉलर में वो कम बनेगा, पाक रुपीज में वो ज्यादा बनेगा। बात समझ आई? यस सर। डॉलर में वो कम है, पाक रुपीज में उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो आपने अगर $5000 की चीज खरीदी है, तो जब तुम उसे रुपये में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें खुद से सोचना चाहिए कि यार इसका एक्सचेंज रेट ज्यादा है, 160। जी सर। ठीक है, ये कॉमन सेंस रटा नहीं बता रहा कि $1 इज इक्वल टू दिस है। जैसे वो डॉलर तो नहीं देता, वो कहता है 1 क्रोम इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। Yes. 1 क्रोम इज इक्वल टू $0.5। अब इसका मतलब है $0.5 के बराबर है। इसका मतलब क्रोम तुम्हारा महंगा, डॉलर तुम्हारे पास सस्ता है, सही है। आधा डॉलर एक क्रोम। अब इसका मतलब डॉलर में मैं अगर कन्वर्ट करूंगा तो डॉलर कम होने चाहिए, डॉलर को क्रोम में कन्वर्ट करूं तो क्रोम ज्यादा होने चाहिए मेरे पास। ठीक हो गया सर। बात समझ आई मेरी? अब $1000 को मैं अगर करूंगा ना, तो इसका मतलब $1000 इंटू 0.5 गलत कर दिया मैंने। ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि $0.5 के बराबर। तो इसका मतलब $1000 500 क्रोम, $1000 में क्रोम ज्यादा होंगे, तो मुझे क्या उसको डिवाइड करना चाहिए था। $1000 डिवाइड बाय 0.5 करूंगा तो इसका मतलब 2000 क्रोम आएंगे। ठीक हो गया सर। ठीक है, ये ख्याल रखना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। तो ये तुम एक्सचेंज रेट के ऊपर बैठ के जो है वो जज करोगे कि एक्सचेंज रेट मेरा क्या है। एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये करेंसी महंगी है और ये करेंसी सस्ती है, तो इस करेंसी में मैं अगर कन्वर्ट करूंगा तो इस करेंसी की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, और इसको अगर मैं इसमें कन्वर्ट करूँ तो कम आना चाहिए। 1 लाख रुपए के मैं डॉलर में कन्वर्ट करूंगा तो डॉलर कम बनने चाहिए। तो मैं 1 लाख रुपए को डॉलर के रेट के साथ डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई, अब ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि दो तरह के एक्सचेंज रेट है ना तुम्हारे पास। एक एक्सचेंज रेट की है, अब एक एक्सचेंज रेट की है कि $1 इज इक्वल टू 160 रुपीज, सही है। एक तरह से एक्सचेंज रेट ये दिया हुआ है, एक और तरह से भी एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। 1 रुपीज बराबर, 1 रुपीज कितने डॉलर के बराबर होगा? 1 रुपीज कितने डॉलर के बराबर होगा? अब ये कैसे आएगा? 160 सर पॉइंट्स में आएगा 0 पॉइंट समथिंग, इन 0.00625। वो 1 डिवाइडेड बाय 160 कर देंगे ना। इसका मतलब 1 रुपए में कितने डॉलर है। अब पेपर में जरूरी नहीं तुम्हें वो ये दे, ये भी दे सकता है, यस। ठीक है ना। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी $1000 है, तो $1000 अगर मेरे पास है, मैंने इसको पाक रुपये में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे अगर ये एक्सचेंज रेट दिया हुआ फिर तो सिंपल है, इंटू 160, तो इसका मतलब 1,60,000 रुपये पाक रुपये बन गया, सही है। लेकिन अगर मेरे पास एक्सचेंज रेट ये है, अब मैं क्या करूँ? $1000, अब क्या मैं इसको इस रेट के साथ मल्टीप्लाई करूँ? नहीं। अब मुझे क्या करना है, इसको इसके साथ डिवाइड करना, ठीक है। 1000 डिवाइडेड बाय दिस, तो मेरे पास पाक रुपया, सही है। यस। तो ये जाएंगे 1,60,000। तो हर केस में मैं तुम्हें रट्टा नहीं बता सकता कि भाई हर केस में तुमने इसको मल्टीप्लाई करना है या हर केस में डिवाइड करना है, सही है। ये आपको अपनी जजमेंट से चेक करना पड़ेगा कि 1 रुपी इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब डॉलर आपका महंगा है, रुपीज सस्ता है। एक रुपये में इतने डॉलर मिलते या $1 में इतने रुपीज मिलते। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो इट मीन्स रुपीज ज्यादा होने चाहिए, डॉलर्स कम होने चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो ये चीज चेक करते हैं, क्लियर? यस। चलिए, अच्छा जी, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल में आप लोगों से ये हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर ना हुई तो आप लोग कल मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट
वैसे पहले मेरे ख्याल में करवाई भी थी, लेकिन अगर किसी को कोई इशू आएगा तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, फॉरेन करेंसीज की MCQs के ऊपर, वरना सैटरडे को कहेंगे तो मैं सैटरडे को भी आप लोगों को करवा दूँगा, ठीक है। ठीक है, जिसके बारे में इशू आएगा वो आप मुझे बता दीजिएगा दरमियान में, या दरमियान में किसी एक आधे दिन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्लास रख दूंगा, तो उसके अंदर ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, सही है। ठीक हो गया सर। सर एक अच्छा जी, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी जी एक इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन था सर। जब हम इम्पेयरमेंट बगैर इम्पेयरमेंट की रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट मॉडल पे, जब हम उसकी इम्पेयरमेंट वैल्यू चार्ज करेंगे वो कैरिंग वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ नासिर, क्या हो राइट गया सर? इब्राहिम से? हाँ इब्राहिम अपनी माइक म्यूट कर दो। हाँ जी, ऐसे ही है, ठीक है रिवर्सल के सर, ऊपर है, थैंक यू। रिवर्सल रिवर्सल, बिल्कुल रिवर्सल में। नॉर्मली वैसे नहीं, लेकिन वैसे ये ना कि यदि वो इम्पेयरमेंट कैरिंग वैल्यू से कम नहीं हो सकती, रिवर्सल के केस में होता है कि रिवर्सल कैरिंग वैल्यू से अबव नहीं हो सकती, ठीक है ना। सही सर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दैट इज रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, दिस इज IFRS 15, ठीक है। आज इसको स्टार्ट करते हैं, कल इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। दैट इज स्टैंडर्ड का नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, मतलब दिस स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली डील्स विद रेवेन्यूज, कि किस टाइम आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है। पुराना स्टैंडर्ड IS 18 था, इसके साथ एक दो स्टैंडर्ड और भी मर्ज हुए हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का था, कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे आपके वो भी इसमें, कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो भी इसमें मर्ज हो गए हैं, तो दैट इज IFRS 15, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, किस टाइम हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या था, इट इज द 5 सही है, वो F3 वाला ही है सारा इसमें। नहीं F3 है तो स्टार्टिंग F3 वाला ही है, लेकिन डिटेल में है, फुल डिटेल में, सिर्फ ओवरव्यू की हद तक नहीं है, फुल डिटेल में ये स्टैंडर्ड अब पढ़ेंगे। F3 में तो सिर्फ ओवरव्यू लिया था कि 5 स्टेप प्रोसेस होता क्या, जो भी बताने लगा। F3 में सिर्फ यही था कि 5 स्टेप प्रोसेस है, स्टैंडर्ड क्या था, इट इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। अगर आपके पास कोई भी चीज़ इस 5 स्टेप प्रोसेस के ऊपर उतरेगी तो फिर उसे हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप का प्रोसेस है, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। अब 5 स्टेप प्रोसेस क्या है? नंबर 1 कह रहा है सबसे पहले आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, आपका अपने कस्टमर के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे हम बायर नहीं होंगे, कभी भी बायर नहीं होंगे, स्टैंडर्ड रेवेन्यू के रेलिवेंट है सेल्स करने के। तो इसका मतलब हम जब चीज़ें बेच रहे होंगे या हम किसी के साथ कोई डीलिंग्स कर रहे होंगे, सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि हमारा कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं, कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये 1 बाय 1 सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप, ठीक है। सेकंड आइडेंटिफाई SPOs कहते हैं सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। आइडेंटिफाई द SPOs, SPO नहीं है, SPOs, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन कॉन्ट्रैक्ट, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है सेलर की जो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कि सेलर की क्या क्या ऑब्लिगेशन है जो इस कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन की गई है,
कि सेलर ने क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, क्या क्या ऑब्लिगेशन है सेलर की, क्या क्या जिम्मेदारी है सेलर की, बायर की नहीं। ठीक है, उन तमाम ऑब्लिगेशंस को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट में सेलर की एक से ज्यादा ऑब्लिगेशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, 3 ऑब्लिगेशन, 4 ऑब्लिगेशन, जितनी ऑब्लिगेशन है कह रहा है वो सारी ऑब्लिगेशंस को सेपरेटली हम आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड वन, आइडेंटिफाई या कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। फिर आप अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट करेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे या कैलकुलेट करेंगे एक ही बात है, या उसको डिटरमिन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो भी है। फिर हमने क्या करना है, अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट करनी है। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या चीज़ है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और उसकी जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो सारी ऑब्लिगेशन मिला के हमारी उस चीज़ की ट्रांजैक्शन प्राइस क्या बनती है, मीन हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस कीमत पे हुआ, ऊपर हुआ है। कई दफ़ा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की प्राइसेस अलग होती हैं, या कई दफ़ा एक ही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होती है लेकिन उसी प्राइस के अंदर बहुत सारी ऑब्लिगेशन आपकी शामिल होती हैं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी बनती है, मीन सेल प्राइस जिसे आप कह सकते हैं। नेट प्राइस जो है वो कितनी है आपकी, जो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर के साथ जो है वो एग्री की है, वो प्राइस आपको कैलकुलेट करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। चौथे नंबर पे एलोकेट करते हैं, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू SPOs। ट्रांजैक्शन प्राइस को हम क्या कर देते हैं, चौथे नंबर पे एलोकेट करते हैं सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के ऊपर। हमारी जो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, सपोज अगर 3 है या 4 है, तो इस ट्रांजैक्शन प्राइस को इन 3-4 ऑब्लिगेशन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एलोकेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप चीज़ें बेचते हैं तो आप कहते हैं कि जी इसमें चीज़ों की कीमत 1000 रुपये है, इसके अंदर आफ्टर सेल सर्विसेज 200 के चार्ज होंगे, इसके अंदर डिलीवरी चार्जेस हमारे जो है 300 के चार्ज होंगे, तो इसका मतलब टोटल प्राइस इसकी 1500 बन गई। मीन 1000 प्रोडक्ट प्राइस हो गई, 200 डिलीवरी, 300 डिलीवरी चार्जेस हो गए, 200 आफ्टर सेल सर्विसेज है, तो इसका मतलब 1500 मेरी ट्रांजेक्शन प्राइस है। अब 1500 ट्रांजेक्शन प्राइस को मैं इन तीनों SPOs को एलोकेट करूँगा कि जी प्रोडक्ट की कीमत कितनी है 1000, मीन डिलीवरी चार्जेस 200 के हैं, 300 के हैं, और 200 मेरा जो है वो आफ्टर सेल सर्विसेज का। तो ये एलोकेशन करेंगे आप कि ये हमारी रेवेन्यू एलोकेशन है कि जो जो ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन के ऊपर कितना कितना मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना है। और 5वें स्टेप में फिर हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू when SPO is performed। फिर यहाँ पे आगे 5वें स्टेप में हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन कब रिकॉग्नाइज करेंगे, when separate performance obligations are met। ठीक है, जब आप सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है उनको मीट कर देंगे, परफॉर्म कर देंगे। जिस टाइम जोन सी ऑब्लिगेशन मीट हो जाएगी, परफॉर्म होगी, उतना आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। जोन सी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं होगी, इसका मतलब वो हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। लेकिन इसको भी रिकॉग्नाइज करने के 2 तरीके होते हैं, एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है और दूसरा एट द पॉइंट इन टाइम होता है। ये इंशाल्लाह हम कल डिटेल में 1 बाय 1 सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सही है, ठीक हो गया सर। यहाँ तक कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लो, लेकिन क्योंकि इसकी डिटेल ही कल हमने पढ़नी है तो इसलिए फ़िलहाल इसको समझो कि ये 5 स्टेप्स हैं। ये 5 स्टेप ही तुम लोगों ने फ़िलहाल याद करने हैं कि ये 5 स्टेप कौन कौन से हैं। ठीक है जी सर। क्लियर? यस। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट हो किसी और चीज़ से रेलिवेंट तो वो मुझसे पूछ ले, वरना इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी सुमैया, आप तो क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं कब था। 2 स्पॉट रेट्स आर गिवन इन क्वेश्चन, तो
स्पॉट रेट के साथ डेट होगी ना, डेट के हिसाब से चार्ज करते हैं, डेट वाइज। इनमें था एक हायर होता है और एक लोअर होता है, तो उसमें फिर क्या करेंगे? फिर एवरेज रेट लेना होता है ना, लेकिन फिर एवरेज रेट यूज करते हैं, ठीक है। एवरेज रेट भी वही बता रहा हूँ ना कि एवरेज रेट भी हम तब यूज करते हैं कि अगर आपके पास फ्लक्चुएशंस कम हो रही हो, जैसे आप डे स्टार्ट और डे एंड की बात कर रही हो ना कि डे के शुरू में ओपनिंग रेट इतना था, डे के एंड पे क्लोजिंग रेट इतना है, तो फिर जो नॉर्मली क्लोजिंग रेट होता है वही चार्ज करते हैं। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।